बंद रखें आप लोग। चलिए आज सेकेंड यूनिट फंड फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फंड फ्लो के बारे में बात करेंगे। कोष प्रवाह आज हम कोष प्रवाह विवरण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि काफी कॉम्पिटिशन हो रही है और इस प्रतिस्पर्धा की कॉम्पिटिशन के इसमें प्रत्येक व्यवसायी जो है, हर एक बिजनेसमैन, उसकी ये आवश्यकता होती है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा अच्छा रखे, अच्छा बनाए रखे, ताकि उसकी कमियों को दूर करने के लिए कोई आवश्यक कदम जो है वो समय समय पर उठाया जा सके और अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवसायिक संस्था जो है वो विभिन्न वित्तीय विवरणों को बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करती है। इसमें से एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें क्या करती है वो प्रॉफिट एंड लॉस ये व्यवसाय जो है लाभ हानि विवरण तैयार करती है, जो एक फाइनेंशियल ईयर में तैयार किया जाता है। वित्तीय अवधि में एक व्यवसायी द्वारा इसको लाभ अर्जन या हानि इसको ये प्रदर्शित करता है। दूसरा ये स्थिति विवरण बनाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ये इस बात का उल्लेख करता है कि एक निश्चित अवधि में व्यवसायी के पास कितनी संपत्तियां थी और उसके पास कितने दायित्व थे। ये दोनों एक व्यवसायी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि एक व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। वास्तव में ये दोनों ही वित्तीय विवरण काफी महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु इसमें विश्लेषण और उसका निर्वचन एनालिसिस करना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता जो है वो सीमित हो जाती है। बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर काफी प्रभाव डालते हैं। का जो लाभ हानि है, लाभ हानि विवरण स्थिति का जो विवरण है, दोनों इसमें प्रकट नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। तो आर्थिक स्थिति एक विवरण है, क्योंकि ये एक निश्चित अवधि में संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति को बताता है। इस बात को ये बता पाने में असमर्थ होता है, यानी कि इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें क्या परिवर्तन हुए और उनका क्या प्रभाव होगा। इससे इस बात का पता नहीं चल पाता है कि व्यवसाय में किन किन साधनों के माध्यम से कितने कोष की प्राप्ति है, वह उन कोषों का उपयोग किन किन मदों पर किया गया है, कहाँ किया गया है, इसका पता जो है वो नहीं चल पाता है। तो व्यवसाय में किन साधनों के माध्यम से जो रिसोर्सेज है, उन माध्यमों से कितने वहां पर फंडिंग हुई है, फंड आए हैं और उन फंडों का किस तरीके से उसका यूज हुआ है, किन किन मदों पर, किन किन आइटमों पर उसका उपयोग हुआ है, इसको जानना काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक व्यवसाय के खर्च में यह बातें आती है कि वो एक विवरण बनाए जिससे उसके रिसोर्सेज और यूज दोनों उसको प्राप्त हो सके, उसको जानकारी हो सके कि उसके पास जो रिसोर्सेज थे, जो फंडिंग हुई है, फंड है, उन फंडों का उन्होंने किन किन आदत में मदों में उसको यूज किया, उसका उपयोग किया, किस तरीके से किया है, ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए ये वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन है, इसका विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन
ये तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये व्यवसाय जो है ये जानना चाहता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसकी वित्तीय स्थिति में क्या परिवर्तन आए हैं, ये कब होता है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं या कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण। इसलिए ये फंड स्टेटमेंट, इससे ये पता चलता है या इस बात का इस विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय में जो कैपिटल है सोर्स, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है तथा उनका प्रयोग जो है उसका यूज व्यवसाय में किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। तो वर्तमान कोष प्रवाह का विवरण ये काफी महत्वपूर्ण है और आज हम व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं इसको, और ये काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे बनाए जाते हैं, अब इसके विवरण कई तरीके से बनाए जाते हैं। अब इसमें विवरण जो है कौन कौन से विवरण आते हैं, जो व्यवसाय जो है वह तैयार करता है अलग अलग रूपों में। तो हम कहते हैं कि फंड स्टेटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड स्टेटमेंट, कहां से आया कहां गया, इसका विवरण, साधनों की मैंने उसके रिसोर्स जो है वो कहां से हो रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड एंड अप्लाइड, स्रोतों की जो प्राप्ति है और व्यवहार का विवरण। तो ये इस तरीके से ये तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में कोष प्रवाह विवरण का विश्लेषण, फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक व्यवसाय के संसाधनों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना, उसका स्टडी करना और उसके साथ साथ उसके इफेक्ट जो है उसको समझना, उसकी समीक्षा करना, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे कि वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के जो विवरण है, ये विवरण का उसका अर्थ जो है हम देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन का विवरण एक ऐसा विवरण है जिसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए किसी संस्था की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करता है, उसका वर्णन करता है और ये उन स्रोतों की पहचान करता है, रिसोर्सेस देखना होता है जहां कोष जो है तैयार होता है, सृजित होता है, उत्पन्न होता है और विवरण वित्तीय सूचनार्थ के माध्यम से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके रिसोर्सेस और यूज है ना, इससे एक नीति निर्धारण होता है या उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उनका विवरण कोष प्रवाह के माध्यम से, फंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से कहां से आया और कहां गया, ये महत्वपूर्ण होता है। फंडिंग हो रही है, फंड क्या है, किन किन स्रोतों से उसके पास आ रहा है और जो फंड है वो फंड कहां उपयोग में आ रहा है, किन किन आइटमों में वह उपयोग में ला रहा है। ये व्यवसाय को जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक निश्चित अवधि में उसके पास प्राप्तियां कहां से होगी और उन प्राप्तियों को वो कहां इन्वेस्ट कर रहा है या कहां पे वो ले जा रहा है, ये जानना बहुत होता है। तो यहाँ व्यवसाय के लिए एक प्रवृत्ति होती है, वो सदैव यह होता है कि वो गतिमान होता है, चलायमान होता है, चलता है, यानी आना जाना लगा रहता है, तो फंडिंग बहुत जरूरी है। तो इसमें व्यवहारों का क्रम जो है वह निरंतर क्या होता है,
चलने वाली प्रक्रिया थी, यानी एक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूशन प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इसमें व्यवसायिक संस्था की जो लाभार्जन क्षमता है यानी प्रॉफिटेबल स्टेटस जो है ना, उससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, उसकी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसका जो बैलेंस शीट, ये काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है व्यवसाय को प्रदान करता है, उसको तैयार करने। कई बार ये भी होता है कि कभी कभी इसमें काफी भ्रामक हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, है ना, ऐसी स्थितियां आती हैं जो कि डाउटफुल हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए वित्तीय विवरण से ये बात या इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किन किन स्रोतों से धन प्राप्त हुआ है, फंडिंग हुई है, तथा उसको किन किन मदों पर, किन किन आइटमों में उसका एक्सपेंस किया गया, व्यय किया गया है या उसको लगाया गया है। इस स्थिति का स्पष्ट जानकारी जो है या उसकी स्पष्टीकरण के लिए एक निश्चित या मेथड को उपयोग करते हुए कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर कोष प्रवाह विवरण, इसकी डेफिनेशन हम मीनिंग देखेंगे, भाई इसकी आशय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो किसी संस्था की 2 तिथियों के आर्थिक चिट्ठे अर्थात 2 अवधि के, ठीक है, 2 अवधि के जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसका संस्था जो है उसको ये देखता है कि जो फंडिंग में जो परिवर्तन है, उसमें जो चेंजेस आए, डिफरेंसेस हैं, उसका स्टडी अध्ययन करना और उसके लिए तैयार करना, इसलिए जान सके कि कोष प्रवाह विवरण तरीके से है। सरल शब्दों में हम कहें कि 2 निश्चित अवधि के जो स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के पश्चात ये देखना कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं और उन परिवर्तनों का क्या प्रभाव, इफेक्ट जो है वह व्यवसाय पर पड़ता है। तो हम ये कहें कि कोषों के स्रोतों व प्रयोगों का एक तकनीकी युक्त है जो कि 2 तिथियों के बीच व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। हम यदि इसकी परिभाषा करें कि भाई कोष प्रवाह विवरण क्या है, तो कोष प्रवाह विवरण यानी कोषों के स्रोतों व प्रयोग का एक तकनीकी युक्त है जो 2 तिथियों के बीच व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए क्या किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस and application of fund is technical device designed to analyze the change in the financial condition of business enterprise which means 2 days। इसमें ये है कि 2 अवस्था इसको। दूसरी बात यह है कि रॉबर्ट एंथोनी ने इसकी मीनिंग जो बताई उसमें यह है कि कोष प्रवाह विवरण उन स्रोतों का विवरण करता है जिनसे अतिरिक्त कोष प्राप्त किए गए थे और जिनमें इन कोषों का उपयोग किया गया है। द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्सेस फ्रॉम विच एडिशनल फंड एंड द यूज टू विच, यानी कि कोष प्रवाह वर्णन करता है, रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देता है जिससे कि जो एडिशनल फंडिंग है, जो एडिशनल फंडिंग हो रही है उसके बारे में उसकी जानकारी और उनके यूजेस, उनके प्रयोग, उसके बारे में वह जानकारी प्रदान करता है। इसमें ये कोष प्रवाह विवरण एक सारांश के रूप में तैयार किया जाता है। एक विवरण है जो 2 विभिन्न तिथियों पर बनाए जाते हैं। आर्थिक चिट्ठों के समानांतर में
वित्तीय व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को ज्ञात कराता है। As follow statement is proper in summary from two indicated changes appearing in items of financial condition between two different balance sheet dates. तो अब हम इन परिभाषाओं का यदि समीक्षा करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो इसमें ये है कि इसको हम संक्षेप में ये कह सकते हैं या इसका सारांश ये है कि कोष प्रवाह विवरण जो है ये दो डेट्स के हैं, दो अवधि के, निश्चित अवधियों का है। इसके जो आर्थिक हैं, बैलेंस शीट जो तैयार किए जाते हैं, इन दोनों के मध्य में जो आज के विभिन्न जो डिफरेंसेस होते हैं, जो अदर डिफरेंसेस हैं, जो इसमें संपत्ति और दायित्व में जो चेंजेस होते हैं उनको स्पष्ट करता है। अर्थात कोष प्रवाह विवरण एक ऐसी तकनीक है, ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम दो अवधियों के बीच किसी संस्था की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, एनालिसिस की उस क्या परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों का व्यवसाय में क्या इफेक्ट है। तो इसकी सहायता से ये भी हम पता लगा सकते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं आर्थिक स्थिति में, जो बैलेंस शीट में, जो वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, और वस्तुतः हम ये देखते हैं कि आर्थिक में परिवर्तन कोषों के प्रवाह के कारण ही होता है। जो फंडिंग होती है उसके कारण से, उसके यूजेस के कारण से ही उसमें चेंजेस आते हैं। तो कोष प्रवाह के फ्लो इसको वह दर्शाता है। ठीक करेंगे तो कोष प्रवाह विवरण हम विभिन्न नामों से जान सकते हैं। कोष प्रवाह विवरण को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो ये देखिए कोष विवरण, ठीक है, कोष विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फंड स्टेटमेंट, कोषों के उपयोग, कोषों के उपयोग एवं स्रोतों का विवरण, sources and uses of fund, लेते हैं कोषों के उपयोगों का विवरण, कोषों के उपयोगों का विवरण, application of fund statement, इसमें लेते हैं साधनों की पूर्ति एवं उपयोग का विवरण, साधनों की पूर्ति उपयोग विवरण, स्टेटमेंट ऑफ फंड,
statement of funds provided and implied. ओके, कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ गया, ठीक है, वेयर more statement. तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। फंड जो फ्लो है इसको आपको देखना है, समझना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वित्तीय आर्थिक स्थिति जो है इसका क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट होते हैं, इनको जानना, ये विवरण उन विभिन्न स्रोतों की व्याख्या भी करता है जिससे वो व्यवसाय में प्रवाह कर रहे हैं, यानी कि वो आ रहा है किस ओर से आ रहा है, यानी उसके रिसोर्सेज, उसके यूजेस है ना, इसका स्टेटमेंट देता है, इसका विवरण देता है, जिसमें कोषों का उपयोग जो है उसको ये करता है। तो इसमें हमने इसके जो अर्थ है, परिभाषा है वो समझे। अब फंड का अर्थ जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में फंड जो है, तो फंडिंग है क्या, फंड हम किसको कहेंगे, मीनिंग ऑफ फंड। मीनिंग ऑफ फंड मीनिंग ऑफ फंड, ठीक है, फंड का अर्थ, फंड का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कोष प्रवाह विश्लेषण, ये आवश्यक है कि कोष यहाँ पर किसे कहते हैं, कोष का क्या मतलब है। तो पहले यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कोष क्या है, उसको जानना, कोष का प्रयोग समानता कैसे किया जाता है। तो ये आपका नर्व सेल यानी कि जो संकुचित विचारधारा है, तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस कोष का अर्थ यहाँ केवल रोकड़ से नहीं लिया जाता है, या हम देखेंगे संकुचित जो है, जो अर्थार्थी उनमें एक आ जाता है, यहाँ पर कोष का केवल रोकड़ लिया जाता है, अर्थात कोष का विवरण में इस विचारधारा में जो ये प्रदर्शित करता है कि किन किन स्रोतों से रोकड़ की प्राप्तियां हुई हैं, कहाँ कहाँ रोकड़ का प्रयोग हुआ है। ये विचारधारा इस स्थिति को बहुत हद तक प्रदर्शित करता है कि ऐसे व्यवहार व्यवसाय में आते हैं जिससे रोकड़ नहीं होता, किंतु वे व्यवसाय की स्थिति को काफी इफेक्ट करते हैं। दूसरी विचारधारा जो है ऑर्डर सिंथेसिस यानी विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार कोष के अंतर्गत जो संपूर्ण साधन है, ठीक है, साधनों को शामिल किया जाता है। जैसे कि इसमें साधन क्या हो गए, आपके रिसोर्सेज जो है तो इसमें जैसे 5M हम कहते हैं, श्रम, मशीन, सामग्री, ठीक है, आज के क्या होंगे, वेजेस हो गए, ठीक है, रेम्युनरेशन जो है, मशीनरी है, ठीक है, आपके लेबर है, इसके साथ इसको किस रूप में शामिल किया जाए,
तो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात हम ये कहें कि आर्थिक स्थिति में के दायित्व पक्ष है वे सभी कोषों के Myntra end of recent sale is now live. 20th to 24th December. Shop now. अब क्या बगदाद अपनी गेम खेल पाएगी या राष्ट्रीय अंजलि माइक ऑफ माइक बंद रखें। तो आर्थिक स्थिति के दायित्व पक्ष में जितनी भी मदें होते हैं वे सभी कोष आवागमन के साधन को प्रदर्शित करता है, जबकि संपत्ति पक्ष में जितने भी मद होते हैं कोष के बहिर्गमन को यानी उसके जाने के साधन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इस विचारधारा के अनुसार से सभी मदों को कोष में सम्मिलित किया जाता है ना। और अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कार्यशील पूंजी विचारधारा जो है वो ये प्रदर्शित करता है, ये काफी प्रचलित है। इसके अनुसार से कोष का तात्पर्य जो होता है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी या नेट वर्किंग कैपिटल से लिया जाता है। और आपका वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के अंतर को यह विवरण जो है ये एक स्टेटमेंट ये आपके वर्किंग कैपिटल के डिफरेंसेस को स्पष्ट करता है और इसके जो इफेक्ट्स हैं उसको ये प्रदर्शित करता है यहाँ पर। तो चालू संपत्ति के अंतर्गत वे संपत्तियां आती हैं जो सामान्यतः एक वर्ष के अंदर में रोकड़ में परिवर्तित कर दी गई हो, यानी रोकड़ में उसको परिवर्तित कर दी गई हो उसको हम लेते हैं। और ठीक इसी तरह चालू दायित्व अंतर्गत भी सभी दायित्व आते हैं जिनका भुगतान सामान्यतः एक वर्ष के अंदर में किया गया हो। तो इन्हीं दोनों का अंतर जो है वह कार्यशील पूंजी यानी कैपिटल वर्किंग कैपिटल के रूप में प्रदर्शित होता है और कोषों में सामान्यतः इसी के अंतर को शामिल किया जाता है। अर्थात हम इसमें व्यवसाय के कुल वित्तीय साधनों में परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, फिर भी ये काफी सर्वाधिक व्यवहारिक रूप में इसको लिया जाता है। तो यह कोष प्रवाह का जो विवरण है, कोष प्रवाह हम ये देखते हैं कि कोष प्रवाह से आशय जो है व्यवसाय में कोषों की आवागमन यानी आने जाने को प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करता है। तो व्यवसाय में कोषों का आवागमन विभिन्न जो व्यवसायिक क्रियाएं हैं उनके फलस्वरूप होता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं। क्योंकि अंतर कोष का प्रयोग शुद्ध कार्यशील यानी कि आपके नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में किया जाता है। तो जब किसी लेन देन से जो वर्किंग कैपिटल है इसमें परिवर्तन होता है तो ये कहा जाएगा कि व्यवसाय में कोषों का आवागमन हुआ है। यदि किसी लेन देन या व्यवहार के फलस्वरूप जो विद्यमान कोष है, जो प्रेजेंट में जो फंडिंग है उसमें यदि किसी भी प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज होता है या परिवर्तन होता है तो लेन देनों का कोषों के स्रोत हम कहेंगे उसको। और इसी प्रकार किसी प्रकार से कोई व्यवहार है उसके फलस्वरूप किसी भी प्रकार से कोई कमी होती है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे उसको। तो यदि लेन देन के फलस्वरूप कोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वह लेन देन वो जो व्यवहार है वह व्यवसाय में कोष प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोष के जो मुख्य स्रोत और उसका उपयोग जो है मेन सोर्सेस एंड यूज ऑफ फंड। तो इसमें हम देखते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैपिटल इशू ऑफ डिवेंचर, राइजिंग लोन्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा जो कोष के मुख्य स्रोत होते हैं। ओके, ये जो है कोष के काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। और जब हम देखते हैं कोष के जो मुख्य उसके उपयोग है, यूजेस है, तो यूज करके होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये कि स्थायी संपत्ति खरीदा गया हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, आपके पेमेंट ऑफ डिविडेंड माने आपके लाभांश के भुगतान किए हो गए हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर का भुगतान किया गया हो, लॉसेस फॉर ऑपरेशन यानी संचालन से हानि हुई हो। तो यहाँ रिसोर्सेज लैस हो रही है तो इसमें क्या करते हैं हम एप्लीकेशन आपका क्या
रिसोर्सेज इज इक्वल टू, आप इसमें एप्लीकेशंस क्या लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो उस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, बना सकते हो और कर सकते हैं। तो कोश प्रवाह की जो धारणा है, यदि तो प्रवाह बना हुआ है, ठीक है, ये एक फंडिंग है आपका रखा हुआ है, ठीक है, याद करना हुआ है, आपके रिसोर्सेज से साबित कर देते हैं, ये आपका यहाँ से निकलता जाएगा, तो इस तरीके से ये आपके, ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, टंकी है, टंकी में पानी भरे हुए हैं, ठीक है, ये आपके रिसोर्सेज है कि कहां से आ रहा है और कैसे जा रहा है। अब ये क्या हो गया, आप सोर्स जो है जहां से आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया सोर्स। आई नहीं दे रहा अच्छे से, आप अपना सेटिंग जो है उसको सही करिए आप, सोर्स आप, ठीक है। अब ये फंडिंग सोर्सेज जो है ये आपके किसी भी तरीके से आ सकते हैं, किसी माध्यमों से आपके पास फंडिंग हो रही है, रिसोर्सेज कहां से आ रहा है ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आप कह सकते हैं, फंड फ्रॉम ठीक है। अब इसमें जैसे कि इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें ये जो है आपका क्या हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन का फंड, यानी कि फंडिंग के जो उपयोग है वो क्या होते हैं, किस तरीके से कहाँ जा रहा है। तो अब फंडिंग में हम इसको देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, से हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए परचेज किए गए, परचेज फिक्स्ड एसेट, ठीक है भाई, स्थायी संपत्ति का क्रय किया गया, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, पेमेंट ऑफ करों का भुगतान किया गया, लॉसेस फ्रॉम आपका ऑपरेशन, संचालन से खाना। तो ये आप दे सकते हो, आप फंड को इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। क्योंकि जो फंड है जो करंट एसेट्स का चालू दायित्व पर आधारित होता है, अतः यहाँ संपत्तियों एवं दायित्वों के जो विभिन्न स्वरूपों के संबंध को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए मुख्य रूप से इसको 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक तो शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला जो होता है शेयर होल्डर्स फंड, इसको समझना बहुत जरूरी है, जो इक्विटी और लायबिलिटीज है। दूसरा है आपका नॉन करंट एसेट लायबिलिटीज, तीसरा है आपका करंट लायबिलिटीज जो ट्रेड पेबल्स होते हैं। तो ये तीनों को आपको समझना है, जिससे कि इसको आप सुविधापूर्ण और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि चालू और गैर चालू संपत्ति दायित्व, ठीक है। तो फंड जो है, तो फंडिंग में आपको देखना है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि फंड फ्लो जो है, तो फंड फ्लो में आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये नो फॉलो है।
तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स जो है इसमें फॉलो क्या होंगे, करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इन दोनों। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है इसमें कि जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि व्यवसाय में जो विभिन्न सौदे होते हैं, ठीक है, ये इसका जानना आवश्यक होता है कि एक सौदे का जो प्रभाव है वो वर्किंग कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कार्यशील पूंजी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए जो हम ये देखते हैं कि भाई कौन कौन से मेथड हम उपयोग करते हैं, जैसे कि वित्तीय लेखांकन, जो दोहरा लेखा पद्धति होती है, प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले जो लेन देन हो रहा है उसकी हम जनरल एंट्रीज करते हैं, और इन जनरल प्रविष्टि के कारण जो दो खातों को, ठीक है, आपके डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम में दो खातों को प्रभाव पड़ता है, यानी कि दो खाते सृजन होते हैं, बनते हैं, ठीक है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, तो डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। तो इन खातों की जो प्रकृति है उसको पहचानना यहाँ पर आवश्यक होता है, अर्थात करेंट एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है, या जो फिक्स्ड एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज, इन दोनों को समझना जरूरी है कि क्या इफेक्ट्स हैं। अगर दोनों पक्षों में एक ही वर्ग, अर्थात आपका उसमें करंट हो या फिक्स्ड हो, तो इसमें जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं इनका जो सृजन हो रहा है और उसमें कैपिटल, आपका वर्किंग कैपिटल में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर यह है कि कोष प्रवाह के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर दोनों पक्षों के एक पक्ष, यानी कि आपके चालू एसेट्स या आपके चालू दायित्व, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को यदि प्रभावित कर रहा है, और दूसरा पक्ष जो है वो फिक्स एसेट्स और फिक्स लायबिलिटीज को प्रभावित कर रहा है, तो इससे व्यवसाय की जो वर्किंग कैपिटल प्रभावित होगी और यह कोष प्रभाव में शामिल किया जाएगा। तो ये आज के लिए यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके जी।